गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि हाँ, स्विच स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्या होते हैं केसेस, क्या होता है उसमें ब्रेक का मतलब, कि डिफॉल्ट कब चलता है। अब बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई स्विच का प्रोग्राम दिया गया है और कहा जाए कि इससे आप फ्लो चार्ट डिजाइन कीजिए। ओके, तो स्विच का स्टेटमेंट पहली बार जाने, ये स्विच होता क्या था, मल्टी डिसीजन कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, मतलब मल्टी डिसीजन स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, डिसीजन स्टेटमेंट है। तो इसके लिए भी इंप्लीमेंट करने के लिए हम जो बॉक्स इस्तेमाल करेंगे, दैट इज योर कंडीशन बॉक्स। अब इस कंडीशन से कई सारे रास्ते जाएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, डिफॉल्ट। तो वही चीज है, यहाँ इस डिसीजन के सही होने पे आपके पास कई सारे फ्लो हैं। ओके, अगर ये कहता है कि केस 1 सही होगा तो क्या काम करना है, केस 2 सही होगा तो क्या काम करना है, मतलब एक मल्टी ब्रांच टाइप का आपका स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें से कई सारे आपकी शाखाएं निकली होंगी। Okay? जैसे मैंने कहा कि अगर ये 1 देते हैं तो ये पहले शाखा के पास जाएगा, पहले आपके ब्रांच के पास जाएगा, प्रिंट करेगा। और सबसे अच्छी बात, प्रिंट करने के बाद अगर ये ब्रेक मिलता है तो ब्रेक फर्दर केस को टच नहीं करने देगा, मतलब यहां से ये वापस इस केस के पास नहीं जाएगा, ये सीधा कहां निकल जाएगा, आउटसाइड ऑफ द स्विच। अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है तो वो करेगा, अदरवाइज सीधा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं कहूं कि फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कीजिए तो सिंपल है। स्विच के लिए जो हम बॉक्स इस्तेमाल करेंगे, दैट इज योर कंडीशन बॉक्स। ये हमारा वेरिएबल है जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है। ये हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स है, यहाँ पे हमने कहा कि रीड एंड करेंगे, दिस इज योर स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, अब इस स्विच से कई सारे ब्रांचेस निकलेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस डिफॉल्ट। ओके, एंड लास्ट में ब्रेक लगा है, तो ब्रेक लगा है तो ये केस करने के बाद सीधा कहाँ निकलेगा, बाहर, और बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए इसको हम इसी सेम प्रोग्राम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्लो चार्ट में। तो चलिए कन्वर्जन शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मेन था, तो मेन का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट। स्टार्ट, देन एन इंट एन था जिसको आपको प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करना था, सिर्फ क्या कहा कि जो वैल्यू आप एन की स्कैन कर रहे हैं उसे इंप्लीमेंट कीजिए फ्लो चार्ट में। तो मैंने इनपुट आउटपुट बॉक्स का इस्तेमाल किया और एक यहाँ लिख दिया रीड एन। ओके, देन रीड एन के बाद आपका एक स्विच स्टेटमेंट था जिसके लिए हम डिसीजन बॉक्स इस्तेमाल करेंगे, स्विच एन। ये हो गया। अब यहां से कई सारे ब्रांचेज आपके निकलेंगे और हर ब्रांच के आगे आप केस बताइए कि ये कौन सा केस है, केस 1, केस 2, केस 3 एंड लास्ट वन इज योर डिफॉल्ट। जितने केस होंगे उतने ब्रांच आप बनाइएगा। अगर मैंने कहा कि एन की वैल्यू 1 देता हूं तो ये केस 1 के पास जाएगा, और केस 1 मैंने क्या लिखा था, प्रिंट 1, प्रिंट 1 प्रिंट करेगा, और दे सीधा ब्रेक होके ये कहां निकल जाएगा, बाहर। और बाहर का मतलब क्या था, कोई स्टेटमेंट नहीं था तो सीधा क्या हो गया, स्टॉप हो गया। सेम वैसे ही केस 2 के पास जब जाएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, या तो एन की वैल्यू 1 देगा तो इस रास्ते को फॉलो करेगा, केस 1 प्रिंट करेगा और सीधा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप एन की वैल्यू 2 देते हैं तो इस रास्ते पे जाएगा, मैच करेगा, क्या केस 1 से मैच है, नहीं, केस 2 से मैच करेगा, और यहां पे ये प्रिंट करेगा, प्रिंट 2, एंड देन ये क्या हो जाएगा, इस लाइन के पास गया, सेम फर्दर आगे निकलेगा, निकल के क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सेम वैसे ही केस 3 प्रिंट 3 करेगा एंड देन स्टॉप। एंड अगर आपने केस के अलावा कोई और एन की वैल्यू दी तो वो किसके पास जाएगा, डिफॉल्ट। क्या प्रिंट करेगा, रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग इनपुट, ये प्रिंट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये है सिंपल फ्लो चार्ट, बहुत आसान होता है स्विच का फ्लो चार्ट। आप एन बताइए, एक एक ब्रांच बना दीजिए, जो ब्रांच सही होगा वो काम करेगा, काम करने के बाद सीधा किसके पास चला जाएगा, स्टॉप पे। तो किसी भी स्विच के प्रोग्राम को आप आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, ब्रांचेज निकालिए, काम करिए, काम करने के बाद सीधा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि हर जगह आपने केस में ब्रेक लगा रखा होगा, ब्रेक सीधा स्विच के बॉडी के बाहर निकलेगा। लेकिन ये सपोज अगर स्विच के बॉडी के बाद आपने कुछ और काम किया होता, सपोज मैंने कहा कि अगर बॉडी से बाहर निकले, दिस इज योर स्विच, स्विच की बॉडी यहाँ पे टर्मिनेट हुई, बाहर निकला, कुछ और प्रिंट करेगा, तो स्टॉप करने से पहले वहां पे आपका वो वाला स्टेटमेंट होगा, प्रिंट समथिंग जो भी है। मान लीजिए प्रिंट वेलकम होता, प्रिंट वेलकम,
तो ये क्या करता है, यहाँ पे पहले प्रिंट वेलकम होता है और उसके नीचे क्या होता है, आपका स्टॉप होता है। तो जैसा फ्लो है, जैसा प्रोग्राम चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका फ्लो चार्ट डिजाइन किए हैं। ओके, चलिए स्विच पे बहुत सारे प्रोग्राम आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक एक करके प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है। जैसे सबसे पहला प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेम ऑफ द वीक, नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक। अगर ये कह रहा है कि आपको जो वीक होते हैं उसमें जो भी डेज होते हैं उसके नाम प्रिंट कराने हैं, तो यहां सोचिए टोटल कितने केस बन सकते हैं हमारे पास। किसी भी हफ्ते में आपके 7 दिन होते हैं, तो इसका मतलब केस 1 पे मंडे आएगा, केस 2 पे आपको प्रिंट ट्यूसडे कराना है। तो वही चीज है, आपके टोटल कितने केस बनेंगे, 7 केस बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मेन अगर मैं बेसिक प्रोग्राम, पहले मैं मेन और वेरिएबल छोड़ता हूं, पहले मेन लॉजिक लिखता हूं। मैंने क्या कहा, स्विच एन। अब मैं n की वैल्यू दूंगा, इस n की वैल्यू के अकॉर्डिंग बताइए कौन कौन से केस पॉसिबल है। तो अगर मैंने कहा कि n की वैल्यू 1 दूं मैं, तो केस 1। तो क्या प्रिंट करिएगा, प्रिंट मंडे, एंड देन क्या लिखिएगा, ब्रेक। मतलब केस 1 पे क्या प्रिंट हुआ, आपका मंडे प्रिंट हुआ और ब्रेक होके कहां निकल जाएगा, बाहर। ऐसे ही बहुत सारे केस बनेंगे हमारे पास। केस 2 प्रिंट ट्यूसडे, ब्रेक। केस 3 वेडनेसडे, ब्रेक। सेम ऐसे ही केस 4, केस 5, केस 6, केस 7। मैक्सिमम कितने केस बनेंगे, केस 7। और केस 7 पे क्या मैं प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट संडे, और क्या लिख दिया मैंने, ब्रेक। ये बीच में और भी केसेस हैं जिसको मैंने प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट यहाँ पे नहीं किया। जब आप पूरा प्रोग्राम बनाएंगे तो केस 4 बनेगा, केस 5 बनेगा, केस 6 बनेगा, केस 7 बनेगा। ओके, केस 7। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा कोई और वैल्यू आप देते हैं, सपोज दैट इज योर डिफॉल्ट। आपने अगर 8 दे दिया, किसी ने 9 दे दिया, तो किसके पास जाएगा, डिफॉल्ट के पास जाएगा। और यहाँ क्या प्रिंट करा दे रहा हूं, प्रिंट रॉन्ग चॉइस या रॉन्ग इनपुट। जो भी आप मैसेज देंगे वो प्रिंट होगा। एंड देन मैंने क्या किया, मेन को बंद कर दिया। अब बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। ओके, तो वेरिएबल की संख्या कितनी है, सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज योर एन, जो हम स्विच के अंदर पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक वेरिएबल लीजिएगा, इंट एन। ये वेरिएबल मैंने ले लिया। ओके, अब बात कर रहे हैं जब तक आप n की वैल्यू यहाँ पे स्कैन नहीं करेंगे, देंगे नहीं, तब तक ये किसी केस के पास जाएगा नहीं। तो सबसे पहले मैंने एक मैसेज दे दिया, printf इंटर योर चॉइस। मैसेज में मैंने लिखा इंटर योर चॉइस, बताइए आप कौन सा चॉइस पसंद कर रहे हैं। देन इसे क्या लिख दिया, स्कैन किया, स्कैनफ %d एंड n। ओके, अब n की वैल्यू अगर आप 1 देंगे तो केस 1 के पास जाएगा, प्रिंट करेगा मंडे, ब्रेक करके तुरंत क्या हो जाएगा, बाहर, दैट इज स्टॉप। ओके, 2 देंगे तो केस 2 के पास जाएगा, 3 देंगे तो केस 3 के पास जाएगा, सो ऑन। जो भी आप n की वैल्यू स्कैन करेंगे उसके हिसाब से ये केस पे मूव करेगा। तो ये है आपका सिंपल एक प्रोग्राम कि जिसमें कहा कि आपको नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक प्रिंट कराना है। मतलब आप केस बनाइए, बताइए केस 1 पे आप क्या, जरूरी नहीं है कि केस 1 पे आप मंडे ही प्रिंट कराएं, आपका जो मन करे वो प्रिंट करा सकते हैं। एक बात और, जरूरी नहीं कि नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 कराएं, जो मन करे आप वो नंबरिंग आप प्रिंट करा सकते हैं। अब बात कर रहे हैं अगले प्रोग्राम की कि नेम ऑफ द मंथ। अगर आपसे कोई कहे नेम ऑफ द डेज की जगह नेम ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर प्रिंट कराना हो, नेम ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। तो अगर अब बात किया जाए तो नेम ऑफ द मंथ मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह आपके पास टोटल 12 महीने हैं। अगर आपके पास 12 महीने हैं, इसका मतलब जो केस बनेगा वो 1 से लेके कहां तक बनेगा, केस 12 तक बनेगा। 1 पे जनवरी, 2 पे फरवरी, 3 पे मार्च,
4 पे अप्रैल, देन सो ऑन, एंड केस 12 आपका क्या हो जाएगा दिसंबर। अगर आप इसके अलावा कोई और वैल्यू देंगे तो वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, डिफॉल्ट, दैट इज योर रॉन्ग चॉइस या रॉन्ग इनपुट। ओके, तो नेम ऑफ द मंथ मींस सेम यही प्रोग्राम है, सिर्फ आपको केसेस की संख्या बढ़ा देनी है। ओके, मैसेज में थोड़ा सा चेंज करना है कि 1 की होगा तो आपका जनवरी हो जाएगा, 2 होगा तो फरवरी हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा प्रोग्राम सेम ऐसे ही बनेगा। तो इस प्रोग्राम को मैं सपोज कर रहा हूं कि आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ओके, अब बात कर रहे हैं कि सपोज आपको किसी ने कहा कि आप एक कैलकुलेटर बनाइए जिसमें बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं कैलकुलेशन के उसे परफॉर्म कीजिए और यूजिंग स्विच कीजिए। मतलब क्या कहा उसने कि सपोज मैं केस 1 अगर कहूं तो केस 1 पे जाने के बाद अगर मैंने कहा 1 मैं प्रेस करूं तो ये दो नंबर हमसे मांगे और दोनों नंबर को क्या कर दे, आपस में ऐड करके आंसर बता दे। आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर देखिए कैलकुलेटर इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है स्विच एन। अगर किसी ने कहा कैलकुलेटर इंप्लीमेंट कीजिए तो जैसे अभी हम लोग पुराना प्रोग्राम देखा तो आप सोच रहे हो केस 1 में आप क्या प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ एडिशन। ये मतलब नहीं है, आपको कैलकुलेटर इंप्लीमेंट करना है, न कि मैसेज प्रिंट कराना है कि 1 का मतलब होता है एडिशन। ओके, अगर आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं तो शायद ही ऐसा कोई कैलकुलेटर होगा जिसमें हम 2 दें और 3 दें और कहा दोनों को जोड़ने के लिए तो ये बताएगा मुझे एडिशन। ये प्रोग्राम आपको नहीं बताना है। ये क्या कह रहा है कि मैं 2 और 3 दूं तो ये आंसर बताए कि आंसर कितना आता है, 5 आता है। तो इस केस में 1 देने पे ये क्या बताएगा, एडिशन। ये चीज नहीं करना, आपको नंबर जो दिया जाएगा उन दोनों को जोड़ देना है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, चलिए राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट कैलकुलेटर यूजिंग स्विच। अब इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए कई सारे तरीके हैं। अब जो आपको सही लगे आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। कौन सा अच्छा है, कौन सा ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, ये अभी देखते हैं हम लोग। चलिए बात कर रहे हैं, सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि 1 पे एडिशन करिए, 2 पे सब्ट्रैक्शन कीजिए, 3 पे डिवीजन करिए और 4 पे मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मतलब 4 ऑपरेशन आपको करने हैं, बेसिकली यही 4 करना है। तो मैंने कहा क्या कि मैं स्विच इंप्लीमेंट कर रहा हूं, स्विच स्विच एन। अब क्या कहा, केस 1, केस 1 में क्या कर रहा है कि आप ऐड करके बताइए कि दोनों नंबर कितने, ऐड करने पे कितना आंसर आएगा। तो क्या लिखा मैंने, सी बराबर ए प्लस बी, यही फार्मूला होगा मेरा, सी बराबर ए प्लस बी। आप ए और बी की वैल्यू देंगे, फिर आंसर को दोनों को यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा और देन आंसर जो आएगा सी में स्टोर हो जाएगा। ये आंसर आ चुका है, आप इसे प्रिंट करा दीजिए यहीं पे, प्रिंट एफ एडिशन बराबर परसेंटेज डी कामा सी, और इसे मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये मतलब है कि आपको केस 1 में दो नंबर को जोड़ना है, जोड़ने के बाद आंसर प्रिंट कराना है। तो वही चीज है, दो नंबर को मैंने जोड़ा और जोड़ने के बाद जो आंसर आया उसे प्रिंट करा दिया। अब बात कर रहे हैं केस 2। केस 2 क्या कर रहा है, दो नंबर को माइनस कीजिए। तो क्या सेम वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा सकता है केस 2 में, कि आपको डिफरेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप चाहें तो सेम वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए कोई एक ही केस आपका रन करना है। मतलब अगर आपने ए बी यहाँ पे इस्तेमाल किया और जोड़ रहे हैं, आप एन की वैल्यू 1 दे रहे हैं तो केवल जोड़ के आंसर प्रिंट करा के ब्रेक करके बाहर निकल गया होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला, इसीलिए यहाँ पे मैंने सेम वेरिएबल का इस्तेमाल किया, सी बराबर ए माइनस बी, और इसे प्रिंट कराया, प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन बराबर परसेंटेज डी कामा सी, और इसे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। चलिए आगे केस 3। केस 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, इसे प्रिंट कराया, प्रिंट एफ मल्टीप्लाई बराबर परसेंटेज डी कामा सी, इसे भी ब्रेक किया। केस 4,
C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B, डिवीजन बराबर इसे क्या कर दिया मैंने, ब्रेक किया। लेकिन अगर 1 2 3 4 के अलावा कोई और ऑप्शन दिया जाए तो क्या चलेगा आपका, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मैंने लिख दिया प्रिंटफ रॉन्ग चॉइस, से बंद किया और इसे बंद किया। ओके, ये है बेसिकली प्रोग्राम मेरा। लेकिन ये प्रोग्राम अभी रन नहीं करेगा क्योंकि हमने मेन को इंक्लूड नहीं किया है इसमें। प्रोग्राम में मेन नाम का फंक्शन मैंने बनाया ही नहीं, ये आधा पार्ट है। मेन लॉजिक मैंने बता दिया कि स्विच एंड की वैल्यू 1 देंगे तो जोड़ेगा, प्रिंट करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2 देंगे तो घटाएगा, प्रिंट करेगा, बाहर निकलेगा, 3 पे मल्टीप्लाई और 4 पे डिवाइड। ओके, 1 2 3 4 के अलावा कोई और ऑप्शन देते तो रॉन्ग चॉइस होगा। अब बात कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। ओके, पूरे प्रोग्राम में अगर वेरिएबल्स की बात किया जाए तो मेन, अब चलिए सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला वेरिएबल है दैट इज माय एन। ओके, देन ए बी सी, टोटल 4 वेरिएबल है मेरे। तो सबसे पहले मैंने 4 वेरिएबल लिया, इंट एन ए बी सी। ओके, अगर मैं कहूं सबसे पहले वैल्यू देनी किसकी पड़ेगी, तो सबसे पहली वैल्यू आपको किसको देनी पड़ेगी, एन की। जब तक आप एन की वैल्यू देंगे ये केस के पास जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने मैसेज दे दिया प्रिंटफ इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस स्लैश एन, ये मैंने मैसेज दिया। अब इसकी वैल्यू स्कैन कर रहा हूं, स्कैन एफ %d एंड एन। अब सपोज अगर एन की वैल्यू आपने 1 दिया होता तो ये किसके पास जाता, केस 1 के पास, सी की वैल्यू कैलकुलेट करता। लेकिन ये सी की वैल्यू तब तक नहीं कैलकुलेट कर सकता जब तक आप ए और बी की वैल्यू स्कैन न करें। मतलब जब तक आप ए और बी की वैल्यू नहीं देंगे सी की वैल्यू स्कैन नहीं करेगा। तो 2 तरीका है, आप देख रहे हैं कि हर जगह आपको ए बी की वैल्यू स्कैन करनी है। तो पहला तरीका क्या है कि आप ए बी को इसी केस के अंदर स्कैन कर लीजिए। ओके, वैसे ज्यादा बेटर वही होता है कि आप जहां वैल्यू की जरूरत है आप उस केस के अंदर ही स्कैन कीजिए। लेकिन आप देख रहे हैं अगर ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे भी स्कैन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्कैन करना पड़ेगा, चारों केस में अलग अलग वैल्यू स्कैन करनी पड़ेगी। क्यों चारों केस में अलग अलग स्कैन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने n बराबर 1 दिया है तो केस 1 जाएगा, यहाँ पे ए बी की वैल्यू मांगेगा। बाय द वे अगर मैंने कहा कि अगर मैं क्या केवल यही स्कैन करके चारों केस का काम चला सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप n वैल्यू बराबर 2 देंगे तो ये केस 2 के पास जाएगा, 1 को टच भी नहीं करेगा। तो यहां अगर आपने स्कैन किया है तो वो वैल्यू यहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक पहला तरीका कि आप चारों केस में ए बी की वैल्यू स्कैन कीजिए, या आप स्विच के अंदर स्कैन ही मत कीजिए, आप उसको बाहर स्कैन कर लीजिए। अब अगर बाहर स्कैन कर रहे हैं तो कोई भी वैल्यू, ठीक है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे दे दिए, किसी भी केस पे जाएगा तो ए बी की वही वैल्यू आपको यूज करना होगा। तो वही चीज है, मैं यहाँ पे स्कैन बाहर कर रहा हूं, प्रिंटफ इंटर 2 नंबर्स, इंटर 2 नंबर्स, और इसकी वैल्यू स्कैन कर रहा हूं, स्कैन एफ %d एंड ए एंड बी, ये वैल्यू मैंने स्कैन कर लिया। अब देखिए जब ये प्रोग्राम आप रन कराएंगे तो होगा क्या, रन कराने के बाद मैं यहाँ पे रन करा के दिखाता हूं आपको कि सपोज अगर आपने ये प्रोग्राम रन कराया होगा तो मेन से स्टार्ट किया होगा, मेन ये चारों वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो मेमोरी ब्लॉक बना होगा। ओके, सबसे पहले मैसेज आया होगा इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस स्लैश एन की वजह से कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा होगा। ओके, अब आपको एन की वैल्यू देनी है। अब एन की वैल्यू आप देंगे क्या, ये डिपेंड कर रहा है कि आपने केस की नंबरिंग कितनी की है। ओके, अगर आप 1 देंगे, ठीक है, तो ये केस 1 के पास जाएगा, 2 देंगे तो केस 2 के पास जाएगा। सपोज मैंने 1 दिया और एंटर प्रेस किया, अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो गई, फिर ये लाइन चलेगी। ओके, इसको करने के बाद वो इस लाइन के पास जाएगा और क्या मैसेज दिखेगा, इंटर 2 नंबर्स, इंटर 2 नंबर्स स्लैश एन, मतलब नीचे। अब यहाँ पे आपको 2 वैल्यू देनी है, एक ए की और एक ए बी की। मैंने कहा पहली वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू 7 है, दूसरी वैल्यू 5 है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, अब रन कैसे करेगा,
कैसे रन करेगा कि स्विच एन मतलब स्विच वन, ओके स्विच वन केस वन, ओके केस वन के पास जाएगा सी बराबर ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है 5, 7 प्लस 5 कितना हुआ 12, सी में स्टोर होगा। आपका आंसर क्या प्रिंट होगा, एडिशन बराबर क्या प्रिंट हुआ, एडिशन बराबर ओके ये परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू, तो कितना आया 12, यही 12 प्रिंट होगा। देन प्रिंट करने के बाद कहां पहुंचेगा, ब्रेक, ब्रेक क्या करेगा, जंप आउटसाइड ऑफ द स्विच, और इसके नीचे आएगा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो कैसे प्रोग्राम रन किया, ये आपने एन की वैल्यू दिया, ए बी की वैल्यू दिया, किसी एक केस के पास जाया गया आपका, देन दोनों वैल्यू आपकी यहाँ पे पुट किया, सी की वैल्यू कैलकुलेट किया, प्रिंट कराने के बाद ब्रेक होके कहाँ निकल गया, बाहर। लेकिन अगर आप स्विच की वैल्यू 3 देते, सपोज 3 दिया, तो ये केस 1 को टच भी नहीं करेगा, सीधा 2 को भी नहीं टच करेगा, सीधा जंप करेगा केस 3 के पास, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और देन आंसर प्रिंट करेगा। बात कर रहे हैं ये प्रोग्राम है तो सही, लेकिन यूजर फ्रेंडली नहीं है। क्यों यूजर फ्रेंडली नहीं है, ओके कि अगर सपोज किसी के पास ये प्रोग्राम गया और उसने लॉजिक उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, ओके अगर कोडिंग जानता है तो समझ रहा है कि हाँ यहाँ पे ये एन की वैल्यू देनी है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू देनी है, ओके लेकिन अगर सिर्फ हम रन वाला पार्ट देते हैं कि रन करा के ये प्रोग्राम आपको दे दिया जाए, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस, यही लिखा होता। उसे कैसे पता चलेगा कि 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, वो तो कुछ भी दे सकता है। सपोज उसने गलती से पहली बार में 12 दे दिया, इन चारों के अलावा बार बार वो कोई और नंबर दे रहा है, अगर कोई और नंबर देगा तो 100% हर बार वो किसके पास जाएगा, डिफॉल्ट, और क्या लिख देगा, रॉन्ग चॉइस, ओके। तो कैसे पता चले कि रन कराने के बाद कि कौन सा ऑप्शन आपको अप्लाई करना है, तो क्या कहा गया, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और अच्छा बनाइए और पहले बताइए कि कौन सी वैल्यू पे कौन सा काम हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन प्रिंट करा दीजिए। जैसे अगर यहीं पे लिखा रहता प्रिंट या प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 1 फॉर एडिशन, ओके देन न्यू लाइन हुआ रहता, फिर नीचे क्या लिखा रहता, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, फिर लिखा होता नीचे प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई एंड प्रेस 4 फॉर डिवीजन, और इसके बाद ऑप्शन देता इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस। अब इस प्रोग्राम को देखने के बाद कोई समझ जाएगा कि अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, एडिशन होगा, 2 प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब ये ज्यादा अच्छा है प्रोग्राम इन कंपेयर टू फर्स्ट वन, ओके क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब रन करा दे तो आपको बता रहा है कि यहाँ किस पे क्या होना है, 1 पे एडिशन होना है, 2 पे सब्ट्रैक्शन होना है, तो क्यों ना, ठीक है, इंटर योर चॉइस से पहले ये सारा ऑप्शन प्रिंट करा दिया जाए। ओके क्या कह रहा है कि आप डायरेक्ट ये ना करके इंटर योर चॉइस और ये वाला ना करने से पहले पहले उतने ऑप्शन प्रिंट करा दीजिए, कि बता दीजिए ताकि सबको समझ में आ जाए कि किस पे क्या होना है। तो इसी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आपको क्या कहा जा रहा है कि आप कुछ ऑप्शन दे दीजिए, और वो ऑप्शन क्या है, जैसे मैंने लिखा मेन, मैंने कहा कि जब वेरिएबल आप ले लेते हैं इंट ए बी सी, ओके तो डायरेक्ट इंटर योर चॉइस मत मांगिए, आप क्या करिए पहले कुछ ऑप्शन दे दीजिए, क्या, जैसे मैंने लिखा प्रिंटफ प्रेस या एंटर 1 फॉर एडिशन, मैंने ये ऑप्शन दे दिया। फिर अगला ऑप्शन दिया प्रिंटफ एंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, आप पूरा लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन, ओके प्रिंटफ इंटर 3 फॉर multiplication, and last one is your printf enter 4 for division, okay? अगर आप ये ऑप्शन दे देंगे इस केस में मेन से स्टार्ट होगा,
स्टार्ट हुआ, पहले सारे वेरिएबल आपके डिक्लेयर हो गए, मेमोरी में उसके लिए स्पेस मिल गया होगा। देन अगर ये लिखा गया है इंटर 1 फॉर एडिशन, पहले ये मैसेज डिस्प्ले हुआ होगा, मतलब जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले ये मैसेज दिखेगा, इंटर 1 फॉर प्लस, इंटर 2 फॉर माइनस, इंटर 3 फॉर मल्टीप्लाई, इंटर 4 फॉर डिवाइड। ये मैसेज दिखेगा, उसके बाद लिखा होगा इंटर योर चॉइस, इंटर योर चॉइस। अब किसी को समझ में आ जाएगा कि यहां पे कौन सी वैल्यू देनी और किस वैल्यू पे कौन सा काम हो रहा है। जैसे अगर वो 1 देता है तो वो समझ जाएगा कि 1 देने पे क्या होगा, 2 नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बाकी सारा प्रोग्राम वैसे ही जैसे चल रहा था, सिर्फ ये प्रोग्राम मैंने बताया कि अगर आप ये ऑप्शन दे देते हैं तो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। ओके, अब बात कर रहे हैं कि स्विच का इस्तेमाल करते क्यों हैं। कि मान लीजिए आपको कई सारे फंक्शंस हैं या कई सारे ऑपरेशंस हैं और आपको उस पूरे प्रोग्राम में इसे इंप्लीमेंट करना है। ओके, सपोज मैंने कहा कि आप लीप ईयर चेक करिए, एक ही प्रोग्राम में कई सारे प्रोग्राम, उसको एक ही प्रोग्राम में कंबाइन करना है। समझो, मैंने कहा कि अगर मैं 1 प्रेस करूं तो लीप ईयर का ऑप्शन आए, 2 प्रेस करूं तो इवन ऑड का है, 3 प्रेस करूं तो एरिया ऑफ सर्कल निकल जाए, 4 प्रेस करूं तो समथिंग। मतलब एक पूरा बहुत बड़ा सा प्रोग्राम बनाना है। जब बहुत बड़ा सा प्रोग्राम आपको बनाना होता है और आपको कई सारे उसमें ऑप्शन देने होते हैं, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्विच का। ओके, बहुत अच्छी चीज है। लार्ज प्रोग्राम जिसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे अगर आप लिंक लिस्ट बनाना चाहें, आप स्टैक बनाना चाहें, आप क्यू बनाना चाहें, तो वहां पे आपको 1 ये सारे ऑप्शन देने कि हाँ भैया 1 पे आपको इंसर्शन करना है, 2 पे आपको डिलीशन करना है, 3 पे आपको प्रिंट कराना है। ओके, स्टैक में से 1 पे आपसे पुश करना है, स्टैक में से पॉप करना है। ओके, लिंक लिस्ट बनाते हैं तो लिंक लिस्ट में बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि 1 पे आपको क्या करना है, सपोज आपको 1 पे इंसर्ट एट बिगिनिंग करना है, 2 पे इंसर्ट एट एंड करना है, 3 पे इंसर्ट एट पोजीशन करना है। तो वहां पे जहां कई सारे ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन पे आप एक एक काम करना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रोग्राम बनाने से अच्छा है क्या करिए कि सबको एक एक केस के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। जैसे अगला प्रोग्राम हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका क्या है कि स्विच से ही आपको 3 चीजों को कंबाइन करना है। जो 3 अलग अलग हमने इसके पहले प्रोग्राम पढ़ा था उसको हम एक ही प्रोग्राम में कंबाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर आपको ये कहा जाए कि केस 1 पे आप बताइए कि नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। चलिए मैंने क्या कहा, राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव, पहला ऑप्शन। ओके, फिर इसी में कहा चेक नंबर इज इवन और ऑड, और तीसरा क्या कहा, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। सपोज आपको 3 प्रोग्राम इन अ सिंगल, 3 प्रोग्राम है। इसके पहले हम लोगों ने यही पढ़ा था कि पॉजिटिव निगेटिव का एक इफ एल्स अलग प्रोग्राम बनाया था, इवन ऑड का एक अलग प्रोग्राम बनाया था, और एरिया ऑफ सर्कल का एक अलग प्रोग्राम बनाया था। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक ही प्रोग्राम में आपको ये 3 ऑप्शन देने हैं कि अगर कोई सपोज नंबर दिया जाए, कि मैंने कहा कि ऑप्शन 1 पे वो क्या करेगा, पॉजिटिव निगेटिव चेक करेगा, ऑप्शन 2 पे क्या करेगा, इवन ऑड चेक करेगा, और ऑप्शन 3 पे क्या करेगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालेगा। तो अगर इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है तो एक एक केस में एक एक ऑप्शन आप देते जाइए। कैसे, देखिए मैंने क्या कहा, स्विच एंड, ओके, केस 1 क्या कर रहा है इसमें कि आपको इसमें क्या इंप्लीमेंट करना है, नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो लॉजिक क्या है, सबसे पहले आपको एक नंबर चाहिए, या तो आप नंबर को बाहर रीड करेगा, ज्यादा अच्छा है कि जिस नंबर को आपको चेक करना है, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव निगेटिव का लॉजिक क्या होता है, तो n इज ग्रेटर देन 0। ओके, n की जगह मैं कोई और वेरिएबल ले रहा हूं, नंबर nu, ठीक है, nu फॉर नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो मैं लिखूंगा प्रिंटफ पॉजिटिव
एल्स printf निगेटिव, और इसे मैं ब्रेक करूंगा। ओके, अब मैं कहूं कि इसमें बताओ टोटल कितने वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल है जिसका नाम है no। अगर आपको no से दिक्कत हो रहा होगा तो आप कोई और ले लीजिए, p ले लीजिए। सब कोई नंबर क्या है, p है। अब इसकी वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी, तो या तो आप मेन स्विच के बाहर लिखिए, या सबसे अच्छा तरीका है जिस वेरिएबल की जहां जरूरत पड़ी है वहीं पे उसकी वैल्यू स्कैन कीजिए। printf मैंने लिखा, यहां पे लिख दिया इंटर नंबर स्लैश n और scanf %d एंड p। ये पूरा आपका एक प्रोग्राम था, इसके ऊपर आपने मेन लिख दिया था, इंट p ले रहे थे, तो आपका पूरा प्रोग्राम बन रहा था। उस प्रोग्राम को मैंने किसके अंदर डाल दिया, केस 1 के अंदर डाल दिया। मतलब एक प्रोग्राम आपका चला गया केस 1 के अंदर। अब मैंने क्या कहा कि दूसरा जो ऑप्शन है उसको केस 2 के अंदर डालिए। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि नंबर इवन है कि ऑड है। ओके, अगर नंबर की बात करें तो मैं इसमें भी कह रहा हूं कि p नाम का ही वेरिएबल लूंगा मैं। तो सबसे पहले इवन ऑड का कर रहा हूं, या कोई और भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा y ले लेते हैं, y या x ले लीजिए, x मॉडुलस 2 बराबर 0। अगर x में 2 से मॉडुलस करने पे 0 आता है रिमाइंडर, तो इसका मतलब printf इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स printf ऑड नंबर। यही ऑप्शन है आपके पास, इसे भी मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। लेकिन ये प्रोग्राम तब चलेगा ना जब आप x की वैल्यू स्कैन करेंगे, मतलब जब तक आप x की वैल्यू देंगे नहीं ये प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पे printf इंटर नंबर और इसकी वैल्यू स्कैन कर लिया, scanf %d एंड x। ये वैल्यू मैंने स्कैन कर ली। ओके, पहले केस में मैंने क्या कहा कि p मैं दूंगा, p को अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, अदरवाइज निगेटिव है। ओके, अब मैंने केस 2 में बताया कि हाँ आप x नाम का नंबर लिए, उसकी वैल्यू दे रहे हैं, अगर x में 2 से मॉडुलस करने पे 0 आता है तो इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, केस थर्ड क्या कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल निकालिए। एरिया ऑफ सर्कल एज इक्वल टू क्या होता था, 3.14 इंटू r इंटू आर, यही फार्मूला होता है मेरा, 3.14 इंटू r इंटू आर। एरिया निकल गया, इसकी वैल्यू आप प्रिंट करा दीजिए, printf एरिया बराबर %d कामा a, और इसे भी क्या कर दिया मैंने, ब्रेक कर दिया। ये हो गया। अब अगर बात करें कि इसमें किसकी वैल्यू आपको स्कैन करनी पड़ेगी, तो ये तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जब तक आप r की वैल्यू नहीं देंगे ये नहीं निकालेगा। तो मैंने लिख दिया printf इंटर रेडियस स्लैश n, और यहां क्या लिखा है, scanf %d एंड r। हाँ, तो थर्ड केस में मैंने क्या कहा कि रेडियस की वैल्यू स्कैन किया हूं, निकाला हूं और उसको प्रिंट करा दिया। मैं इसमें डिफॉल्ट नहीं यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो यहाँ पे डिफॉल्ट भी लिख सकते थे। डिफॉल्ट कि अगर 1 2 3 की जगह अगर कोई और ऑप्शन देते हैं तो किसके पास जाएगा, डिफॉल्ट के। आप मैं डिफॉल्ट छोड़ रहा हूं, मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे बंद किया। अब मैंने 2 कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाए हैं कि एक तो आपका स्विच का हो गया, अभी आपका मेन बचा हुआ है, ये प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ मैंने लॉजिक लिखा है। ओके, कि आप केस 1 पे क्या करना चाह रहे हैं, केस 2 पे क्या करना चाह रहे हैं, केस 3 पे क्या करना चाह रहे हैं, ये सारा चीज इंप्लीमेंट हो गया। ओके, अब बात कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को आप देखिए और बताइए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो मेन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इंट। ओके, इंट लिया मैंने। अब देखते हैं टोटल वेरिएबल कितने हैं। सबसे पहला वेरिएबल मेरा n, देन आगे आते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा वेरिएबल, दैट इज माय p। ओके, फिर केस 2 में देखते हैं कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज x। ओके, अब केस 3 में देखते हैं 2 वेरिएबल है, एक a है और एक r है। ठीक है, तो मैंने कैपिटल a ले लिया, r ले लिया। ओके, अब देखिए मैंने क्या कहा था, यूजर फ्रेंडली अगर आपको बनाना है प्रोग्राम, तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये ऑप्शन बताइए कि किस केस पे क्या हो रहा है, तो वो पहले प्रिंट करा दीजिए।
तो मैंने लिखा printf प्रेस 1 फॉर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव स्लैश n, printf प्रेस 2 फॉर even odd and printf press 3 for area of circle स्लैश n। ये हुआ। ये केवल यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, ताकि आप प्रोग्राम रन कराएं तो उस पे लिखा रहे कि प्रेस 1 1 पे क्या हो रहा है, 2 पे क्या हो रहा है, 3 पे क्या हो रहा है। ओके, लेकिन अब इस प्रोग्राम को रन कराना है तो ये किस केस के पास जाएगा, ये तब तक आप नहीं बता सकते जब तक आप n की वैल्यू स्कैन न करें। तो सबसे पहले मैंने लिखा printf इंटर योर चॉइस, बताइए आप कौन सा ऑप्शन इस चूज करना चाहते हैं, इंटर योर चॉइस, एंड देन इसकी वैल्यू स्कैन किया, स्कैनफ %d एंड n। ओके, अब देखिए ये पूरा प्रोग्राम आप रन कराएंगे तो सबसे पहले जब रन कराएंगे तो ये 3 मैसेज आपको मॉनिटर पे दिखेगा। ओके, आप 1 अगर n की वैल्यू 1 देते हैं तो ये 3 मैसेज होगा, फिर लिखा होगा इंटर योर चॉइस, आप बताइए कौन सा। आपने अगर n की वैल्यू 1 दिया तो स्विच 1 केस 1 के पास जाएगा, p की वैल्यू आपको स्कैन कराएगा कि लिखा होगा इंटर नंबर, आप p की वैल्यू देंगे, अगर सही हुआ तो पॉजिटिव आएगा, गलत होगा तो नेगेटिव, ब्रेक होके तुरंत कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कोई एक ही केस चलेगा। अब एक बात और, क्या यहाँ पे सारी वेरिएबल को इंटीजर लेना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सारे वेरिएबल को इंटीजर लेना। ओके, लेकिन आप सबको फ्लोट तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस वेरिएबल का आपने इस्तेमाल किया होगा उसे इंटीजर जरूर लीजिएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि इसमें बताइए कौन सा इंटीजर ले सकते हैं, कौन सा फ्लोट ले सकते हैं, तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप सबको इंटीजर लीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये स्विच के अंदर जो आपने वेरिएबल लिया है उसे आप इंटीजर लीजिए, और बाकी का अगर आपको मन कर रहा है कि फ्लोट लेना है तो फ्लोट ले लीजिए। मतलब केस के अंदर जो वेरिएबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। तो मैं इंट n ले रहा हूँ। ओके, मैं चाह रहा हूँ कुछ इंटीजर ले लिया, कुछ फ्लोट लिया, तो मैंने कहा p को भी मैं इंटीजर ले लूंगा, और इवन ऑड भी आपका मैक्सिमम इंटीजर ही चेक करते हैं, तो x को भी मैंने इंटीजर। अब फ्लोट में क्या क्या ले रहा हूँ, मैं कहा कि मैं r और a को फ्लोट लेना चाहता हूँ, तो आप क्या लिख दीजिएगा, फ्लोट a कामा r। ये हो गया। अब ठीक है, a और r अगर आपने यहाँ फ्लोट लिया है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि r आपका फ्लोट है तो %f लगाएंगे, और एरिया भी आपका फ्लोट हो गया है तो %f लगाएंगे। ओके, तो ये चीज है, ये पूरा प्रोग्राम आपका इंप्लीमेंट हुआ। अब मैंने क्यों वैल्यू अंदर स्कैन की है, क्यों नहीं बाहर स्कैन किया? अगर आप बाहर स्कैन करते तो सपोज p भी आपका स्कैन होता, x भी यहाँ पे स्कैन होता, और r भी स्कैन होता। मतलब अगर आप तीनों वैल्यू अगर बाहर रीड करते हैं तो लिखते क्या, %d, ओके, एंड x एंड p एंड r, आप यही लिखे होते, ये पूरा स्टेटमेंट आप लिखे होते। अगर मैंने कहा कि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव केवल चेक करना है तो मुझे केवल किसकी वैल्यू देनी चाहिए थी, p की, लेकिन जब आप बाहर लिख देंगे तो वो तीनों वैल्यू स्कैन करेगा, x की भी रीड करेगा, p की भी रीड करेगा, और r की भी रीड करेगा। केवल आपको किसकी वैल्यू रीड करनी है, p की। तो क्या जरूरत है, अगर उस केस में मुझे p की जरूरत है तो क्यों मैं फालतू में x और r की वैल्यू स्कैन करूं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि वेरिएबल सेम टू सेम सब में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, अलग अलग है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे बाहर स्कैन मत करिए, आप उसे वहीं स्कैन करिए जहां उसकी जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे मैंने p को यहीं पे स्कैन किया है, x को यहाँ पे स्कैन किया, r को यहाँ। अगर मैंने कहा कि मैं n की वैल्यू 3 देता हूं, सपोज 3 दिया, तो ये सीधा किसके पास जाएगा, केस थर्ड के पास। मतलब ना p स्कैन होगा ना x स्कैन होगा, सीधा किसकी वैल्यू स्कैन करेगा, केवल r की। तो जिसकी जरूरत है उसकी वैल्यू मैंने स्कैन किया। तो स्विच से आप कोई भी प्रोग्राम जो अलग अलग आपने बनाए थे उसको आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम में कंबाइन कर सकते हैं, जितने मन करे उतने केसेस बनाइए। ओके, जब आगे हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ इस केस में
आप एक एक फंक्शन को कॉल करके आसानी से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। क्या कहता है कि भैया जहां मेन्यू की जरूरत है कि आपको लगता है कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, वहां पे आप स्विच का इस्तेमाल कीजिए, आसानी से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कीजिए। विथ फंक्शन, विदाउट फंक्शन, जैसे आपको इम्प्लीमेंट करना हो उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट कीजिए। जो केस की वैल्यू देंगे ओके उसके हिसाब से रन करेगा। अगर हमने कहा कि ये चीज हटा दिया जाए तो क्या प्रोग्राम गलत है? नहीं, प्रोग्राम एकदम सही है। लेकिन क्या होगा कि जो मेरा मॉनिटर स्क्रीन होगा दैट उस पे जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो एक ब्लैक स्क्रीन आता है जिस पे कर्सर ब्लिंक करता है, कोई ऑप्शन तो दिया नहीं रहता है। तो कैसे पता चलेगा किस केस पे कौन सा काम हो रहा है? तो अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा हो के सबको पता चल सके कि किस केस पे कौन सा काम हो रहा है, तो इस केस में ये ऑप्शन दे दीजिएगा। तो दिस इज योर स्विच स्टेटमेंट। ओके, ये भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे फ्लोट नहीं हो सकता, बाकी अंदर के वेरिएबल सारे आपके क्या हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप जिस वेरिएबल को देना चाह रहे हैं, जो भी वेरिएबल लीजिएगा सिर्फ उसे इंटीजर लीजिएगा, फ्लोट स्विच के अंदर अलाउ नहीं है। तो आज के लिए इतना है स्विच स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सारे प्रोग्राम रहेंगे। आगे हम लोग लूप की तरफ बढ़ेंगे। तो स्विच हो गया, इफ एल्स हो गया, एल्स इफ लैडर हो गया, सारे डिसीजन स्टेटमेंट जितने हो सकते थे सबको इंप्लीमेंट कर दिया गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे, जो बहुत अच्छा टॉपिक है कि किसी सिंगल स्टेटमेंट को अगर आपको बार बार करना है तो बार बार लिखने से अच्छा है कि आप एक लूप चलाइए, उसके अंदर काम कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू।